आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये चैप्टर इंडियन एविडेंस लॉ का कोर है, जहां हम ये समझते हैं कि कौन से फैक्ट्स कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं और कौन से नहीं। आइए शुरू करते हैं डिटेल में सेक्शन 3 से लेके 31 तक। Introduction. Chapter 2 covers section 3 to 31 and defines when facts become relevant and admissible in court. It lays the foundation of the evidentiary framework in Indian courts. चैप्टर 2 का फोकस है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी किसी केस में वो फैक्ट्स जो मैटर करते हैं, जो किसी फैक्ट इन इश्यू से लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स ही कोर्ट में प्रेजेंट किए जा सकते हैं और इसी प्रिंसिपल पर पूरा एविडेंस लॉ बेस करता है। Section 3 Fact in issue and relevant facts. Fact in issue are those directly in dispute. Relevant facts are logically connected to facts in issue and help to prove or disprove them. Section 3 में दो बेसिक टर्म्स दिए गए हैं। फैक्ट इन इशू जो सीधा केस का मुद्दा होता है, और रिलेवेंट फैक्ट्स वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू को प्रूव या डिस्प्रूव करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी पर मर्डर का इल्जाम है तो उस वक्त उसका वहां होना या ना होना, मोटिव होना, ये सब रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। सेक्शन 4 रेस जेस्टा facts forming part of same transaction are admissible even if not simultaneously. Known as res gesta, include statements made during or immediately after the event. Res gesta का मतलब होता है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी घटना के आसपास के इवेंट्स एक ही सीक्वेंस का हिस्सा हैं, चाहे वो साइमल्टेनियसली हुए हो या ना हुए हो, तो वो सभी फैक्ट्स रेलेवेंट हैं। जैसे किसी के मर्डर के वक्त की विक्टिम की चिल्लाहट या किसी गवाह के तुरंत दिए गए बयान, वो रेस जेस्टा का पार्ट हो सकता है। सेक्शन 5 to 7 मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट। मोटिव, रीजन बिहाइंड एन एक्ट, प्रिपरेशन, प्लानिंग डन बिफोर the act, conduct, action before or after the event relevant to the case. ये तीन सेक्शन क्रिमिनल केसेस में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मोटिव, किसी व्यक्ति ने गलत काम क्यों किया, उसकी वजह। प्रिपरेशन, उसने पहले क्या प्लानिंग या अरेंजमेंट किया। कंडक्ट, केस के पहले या बाद उसका बिहेवियर क्या था, जैसे अक्यूज ने पहले से वेपन अरेंज किया हो या इंसिडेंट के बाद भाग गया हो। सब रेलेवेंट फैक्ट कंडक्ट होते हैं। Section 8 to 10 Cause and Effect covers occasion, cause, effect and explanatory facts that help establish context and sequence of events. ये सेक्शन एक्सप्लेन करता है कि किस फैक्ट का ओकेशन, कॉज या इफेक्ट अगर फैक्ट इन इशू से जुड़ा हो तो वह एडमिसिबल है। ये बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अटैक किया और विक्टिम के कपड़ों पे खून मिला, ये फैक्ट है जो रेलेवेंट होगा। सेक्शन 11 कॉन्स्पिरेंसी, एक्ट्स और स्टेटमेंट्स बाय एनी कॉन्स्पिरेटर इन फर्दरेंस ऑफ कॉन्स्पिरेंसी आर रेलेवेंट अगेंस्ट ऑल कॉन्स्पायरेटर्स। सेक्शन 11 कहता है कि अगर कॉन्स्पिरेंसी प्रूफ करनी हो तो किसी भी कॉन्स्पिरेटर के स्टेटमेंट्स या एक्शंस रेलेवेंट हैं सभी कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ। ये इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि सभी मिलके काम कर रहे हैं, तो किसी एक का एक्शन सबका एक्शन माना जाता है। सेक्शन 12 स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, मेंटल स्टेट्स लाइक इंटेंशन, नॉलेज और फिजिकल कंडीशन आर रेलेवेंट व्हेन दे आर एट इशू इन अ केस। ये सेक्शन उन मेंटल और बॉडीली कंडीशन को रेलेवेंट बनता है जो किसी केस में मुद्दा बन जाता है, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस या मेंटल इलनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी मेंटल इलनेस का एक्सक्यूज देकर क्राइम से बचना चाहता है तो उसकी मेंटल कंडीशन रिलेवेंट हो जाएगी। सेक्शन 13 सिमिलर फैक्ट एविडेंस, पास्ट एक्शंस शोइंग अ पैटर्न और मॉडस ऑपरेंडी may be admitted to prove intent or conduct. इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले भी सेम पैटर्न के क्राइम्स किए हों तो वो भी रेलेवेंट हो सकता है। जैसे एक आदमी बार बार सेम तरह से फ्रॉड करता है तो वो
पुराने केसेस भी प्रेजेंट के लिए रेलेवेंट बन सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पैटर्न दिखाने के लिए एडमिसिबल होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए नहीं। Section 14 to 17, admissions and confessions. Admissions, statements suggesting inference. Confessions, direct acknowledgement of guilt. Voluntary and discovery based confessions are relevant. ये सेक्शन एडमिशन और कन्फेशन के बारे में है। एडमिशन, पार्टी खुद किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करे। कन्फेशन, क्रिमिनल केस में अपनी गलती का इकरार। कन्फेशन वॉलेंट्री होना चाहिए। पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन नॉर्मली इनएडमिसिबल होता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो या उससे कोई डिस्कवरी हुई हो तो एडमिसिबल हो सकता है। Section 18, dying declarations. Statement by a dying person about cause of death is admissible, must relate to circumstances of death. अगर कोई व्यक्ति अपनी डेथ के पहले किसी स्टेटमेंट में बताता है कि उसकी मौत का रीजन क्या था, तो उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। कोर्ट उस स्टेटमेंट को एविडेंस मान सकती है, क्योंकि लॉ ये मानता है कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता। Statements by unavailable person. Statement made by deceased, missing person may be admissible if made in a routine business, public duty, etc. अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई हो या वो अवेलेबल ना हो तो भी उसके कुछ स्टेटमेंट्स एडमिसिबल होते हैं, जैसे किसी बिजनेस का रूटीन एंट्री, पब्लिक ड्यूटी के डॉक्यूमेंट्स, फैमिली डिक्लेरेशंस। ये सब एक्सेप्शंस है जिनके जरिए अवेलेबल पर्सन की बात भी कोर्ट में रखी जा सकती है। सेक्शन 20 to 23, relevance of judgments. Judgments affecting status or between same parties are relevant. Fraudulent or collusive judgments are made admissible. इन सेक्शंस में बताया गया है कि प्रीवियस जजमेंट्स कब रेलेवेंट होते हैं। अगर जजमेंट किसी पर्सन के स्टेटस को अफेक्ट करते हो, जैसे डिवोर्स, गार्जियनशिप, अगर सेम पार्टीज के बीच में पहले डिस्कशन हो चुका हो, अगर जजमेंट फ्रॉडुलेंटली या कंक्लूसिव कोलिजिव हो तो वो रेलेवेंट नहीं माना जाता। सेक्शन 24 to 31, other provisions, includes expert opinions, character evidence, customs, entries in public records and reputation evidence. बाकी सेक्शंस स्पेशल सिचुएशंस कवर करते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन एडमिसिबल है अगर टेक्निकल मैटर हो। कैरेक्टर एविडेंस कब रेलेवेंट होता है। कस्टम, पब्लिक रिकॉर्ड्स और रेपुटेशन के बेसिस पर फैक्ट्स को कैसे प्रूव किया जा सकता है, ये सब इन सेक्शंस में दिए गए हैं। Conclusion. Chapter 2 is the core of the evidence law. It defines what facts can be presumed in court under what conditions. Understanding relevance ensures fair and logical adjudication. तो दोस्तों, चैप्टर 2 एविडेंस लॉ का बैकबोन है। ये बताता है कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है, कौन से एडमिसिबल नहीं है। ये चैप्टर इंश्योर करता है कि सिर्फ लॉजिकल, कनेक्टेड और लीगल फैक्ट्स ही कोर्ट में लगाए जाएं। जुडिशरी प्रिपरेशन, लिटिगेशन प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।